ये कोई रेगुलर म्यूचुअल फंड वीडियो नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम 5 ऐसे पॉइंटर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कोई भी बताता नहीं है आपको। ये फैक्टर्स समझ के हम हमारे पोर्टफोलियो के लिए एक बेहतर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेंगे। तो आइए ये फैक्टर्स क्या होते हैं, ये कौन से पॉइंटर्स हैं, उन्हें समझते हैं कुणाल भैया के साथ। वेलकम एवरीवन टू द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। अभी जो हम आपके साथ शीट भी शेयर करेंगे उसमें हमने काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च किया है फॉर म्यूचुअल फंड्स। सो हम चाहेंगे कि आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और मोटिवेटेड रहे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। जनरली हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में लोग पास्ट रिटर्न्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और उसके बेसिस पे बोलते हैं कि भाई इसने अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो आगे भी ये देता ही रहेगा, बिल्कुल। विच इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। ओके। बहुत बार आप देखते हो कि भाई हिंदुस्तानी लोगों का स्टॉक तेज़ी से 3 साल बढ़ा है फिर बाद में नहीं बढ़ता है। उसी तरह म्यूचुअल फंड्स में भी काफ़ी हद तक ये चीज़ देखी जाती है, जहाँ पे 3 साल 4 साल जो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं, आने वाले टाइम में उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिग्रेड हो जाता है। तो लेकिन कुणाल भैया, मैं तो यही समझ के इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये आज के टाइम में जो भी बेस्ट म्यूचुअल फंड है वो 20 साल तक मेरे को बढ़िया पैसा बना दे, बट अगर वो लास्ट नहीं करेगा तो। करेक्ट। तो अगर आप ऐसे ही करके देख रहे हो तो आपको अपना जो टाइम होराइजन है वो बहुत बड़ा रखना पड़ेगा। अगर हम इसी बेसिस पे हर बार इन्वेस्ट करते रहे कि अरे पिछले 2 साल इस म्यूचुअल फंड ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है तो इसमें इन्वेस्ट कर दूं, दैट इज़ नॉट द केस। तो इसके लिए कोई डेटा है जिससे हमें पता पड़ता है? हमने एक बहुत ही अच्छे से डेटा स्टडी किया। ये डेटा आपको कोई और नहीं बता रहा है, सब आपको बोल रहे हैं कि विनर्स डू नॉट लास्ट ये वो, लेकिन डेटा बैक करके कोई आपको चीज़ें बता नहीं रहा है। तो सिर्फ वो यहीं पे अपने डिस्कस करके बता पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि हमने क्या किया, सारे ही फ्लेक्सी कैप फंड्स को लिस्ट डाउन किया, उनका 3 ईयर टाइम पीरियड का रिटर्न लिया, विच इज़ अ गुड मिड टर्म होराइजन। और उसमें हमने देखा कि कौन पहले 3 साल अच्छा परफॉर्म किए, फिर आने वाले 3 साल क्या वो नंबर वन रहे, या और उसके आने वाले 3 साल बाद क्या वो नंबर वन रहे या नहीं तो हमने रहे। 9 साल का पीरियड ले लिया। एग्जैक्टली 9 ईयर्स की पीरियड 2016 से स्टार्ट किया और 2024 दिसंबर तक हमने पूरा पूरा रिटर्न लेके चीज़ें देखी है। अब पहला हमारा ड्यूरेशन आता है 2016 से 2018 का। उसमें हम देख पा रहे हैं फर्स्ट रैंक आता है आदित्य बिरला फंड का, जिसने ऑन एन एनुअल बेसिस 15% केगर का रिटर्न दिया है। सेकंड हमारा जेएम फ्लेक्सी कैप है, फिर कोटक फ्लेक्सी कैप है, एंड देन मोतीलाल ओसवाल, और फिफ्थ हमारा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है। ठीक तो है। ये रिटर्न हम लोग जनरली देख पा रहे हैं जो हमारे टॉप 5 फंड्स के आ रहे हैं। अगर आप मान लेते हैं आप 2018 में खड़े होते दिसंबर में और आप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, फ्लेक्सी कैप में करते हो, तो हो सकता है कि इन आप 5 में से कोई इन सिलेक्ट 5 करना में है। से एक सिलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं क्या ये 5 में से वो उनकी स्टैंडिंग नेक्स्ट 3 इयर्स में कहाँ रही। तो जो फर्स्ट था हमारा व्हिच वाज़ आदित्य बिरला, उसका रैंक सीधा 12 चला गया। तो आउट ओके। ऑफ अ लिस्ट ऑफ नियरली 19-20 फंड्स उसका रैंक सीधा 12th चला गया। लाइकवाइज़ लास्ट टाइम जो हमारा सेकंड था उसका 8th चला गया, जो हमारा थर्ड था वो 14 चला गया, और जो हमारा फोर्थ था वो तो नीचे से सेकंड आया है। ओह! तो फ्रंट बेंचर बैक बेंचर बन गया है। बहुत ही अच्छे से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, विच इज़ अ वेरी रेयर साइन। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए और ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमसे, क्योंकि हम केवल 11.99% का रिटर्न बनाते जबकि मार्केट्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और जो टॉप परफॉर्मिंग फंड था उस फेज का उसने 32% का रिटर्न दिया था, मतलब डबल रिटर्न दिया है डबल लगभग। दिया था। तो ये गलती हो सकती। अब वापस आप उस बेसिस पे ये फंड सेलेक्ट कर लेते क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, तो वापस आपको लगता कि शायद फर्स्ट होगा, बिल्कुल। बट दैट अगेन डिड नॉट हैपन। अगेन उस वो कौन से रैंक पे आ गया, फिफ्थ नेक्स्ट पे ईयर आ गया। फिफ्थ पे आ गया। अगर चलो मान स्टिल लेते नॉट बैड। स्टिल नॉट बैड। अगर आप मान लेते सेकंड वाला सिलेक्ट करते विच इज से फॉर एग्जांपल पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, तो वो नेक्स्ट 3 साल के साइकिल में 18। 18th रैंक पे आ गया सीधा सीधा। एंड यहाँ पे अगर आप थर्ड वाला सिलेक्ट करते विच इज़ पराग पारेख, तो वो 8th आ गया। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हमको इवैल्यूएट करना चाहिए कि हमको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट ये खाली पैरामीटर नहीं है। ओके। तो सब लोग रिटर्न्स के पीछे भागते हैं कि इस फंड ने इतना इतना रिटर्न दे दिया है, ये एक मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड ही है, आजकल तो ये सब भी टर्म्स आते हैं। तो दैट इज़ नॉट समथिंग हाउ वी शुड इंटरप्रेट म्यूचुअल फंड्स। हमको उसमें रिटर्न्स देखने हैं और साथ ही साथ हमको और 10 फैक्टर्स भी देखने हैं। तो मैं आपसे सारे फैक्टर सीखना चाहता हूँ। तो इस पे हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं जहाँ पे हम 10 ऐसे पैरामीटर्स ले सकते हैं जिसके बेसिस पे हम एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और सारा अच्छे से कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विनर्स डू नॉट लास्ट, ओके। एंड इन द केस ऑफ अपसर्ज हम वी आर बैकिंग दिस स्टेटमेंट विथ प्रॉपर डेटाज एंड फैक्ट्स। ऑलराइट, तो पहला हमारा मिथ हमने यहाँ पे बस कर दिया, ये मिस्टेक है जो हम लोग बहुत लोग करते हैं और हमको इसको करेक्ट करनी चाहिए। अब सेकेंड मिस्टेक जो आती है वो अगेन डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर फंड की आती है। तो दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है एग्जैक्टली, और फिर समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है।
ऑलराइट। तो डायरेक्ट फंड होता है जहाँ पे आप जब इन्वेस्ट करते हो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, तो पैसा सीधा एएमसी के पास जाता है। एएमसी कौन हो गया? एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गया। फॉर एग्जांपल आईसीआईसी, पराग पारेख, क्वांट, ये सब एएमसीज है। तो आप जब डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो तो पैसा डायरेक्टली इनके पास जाता है। तो जो भी इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है या फिर फंड मैनेज करने का कॉस्ट होता है, जो फंड मैनेजर की फीस होती है, वो सब कुछ माइनस होके आपको नेट ऑफ दोज एक्सपेंसेस आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं। बिल्कुल। बट आप जब रेगुलर राउट से जाते हो तो उस केस में ये सारे एक्सपेंसेस तो होते ही है, साथ में एक डिस्ट्रीब्यूटर का भी फी जुड़ा हुआ होता है। तो फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट राउट से गए, आपने 1% फी दिया, लेकिन आप उसी फंड में जब रेगुलर राउट से गए तो वो 1% के साथ साथ आप 0.5, 0.6, 1% तक भी वो जो कमीशन होता है वो जाता है मिडिलमैन को, जो कि आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। बट कुणाल भाई, ये बहुत ही एक छोटा नंबर है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो कई बार अच्छा सजेशन भी दे देता है, मुझे थोड़ी शांति दे देता है, क्योंकि मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो शायद क्या पता वो उनको गाइड कर ले अच्छे से। करेक्ट, ये नंबर वैसे हम देखें तो बहुत ही छोटा परसेंटेज है, 0.5, 0.6 या फिर मे बी इवन 1% की। अगर 25% का रिटर्न आ रहा है तो 24% मेरे को मिल रहा है, तो 1% उसको जा रहा है, तो क्या ही खोटा है। बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड होराइजन, आप जब 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आपका जैसे वेल्थ कंपाउंड होता है म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में, साथ ही साथ ये जो एक्सपेंस रेशियो है ना, ये भी कंपाउंड होता है। Okay. क्योंकि आपके हर साल के अमाउंट पे ये लगता है। तो आपको मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। पहला केस है, एक फंड का नाम है एचडीएफसी फोकस 30 फंड, ठीक है। इसमें दोनों राउट्स अवेलेबल है, डायरेक्ट राउट भी अवेलेबल है और रेगुलर राउट भी अवेलेबल है। तो इसमें मान लेते हैं हम जनवरी 2013 से रेगुलरली एसआईपी करते हैं 10,000 रुपये की, और दिसंबर 2024 तक करते हैं। तो करीबन करीबन 11 से 12 साल 11 साल। रेगुलरली एसआईपी कर रहे हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे डायरेक्ट प्लान का हमारा कितना वैल्यू बन रहा है वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारा रेगुलर प्लान का कितना वैल्यू बन रहा है वो लिखा हुआ है। फंड सेम है, एग्जैक्ट सारी चीज़ें सेम है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? वैल्यू एंड में क्या आनी चाहिए? थोड़ी सी ऊपर थोड़ा नीचे सा आनी आनी 1-2% का फर्क आ जाए तो। एग्जैक्टली दैट शुड बी द केस, बट लेट्स सी द नंबर। आपके डायरेक्ट प्लान में आपका टोटल वेल्थ जो बन रहा है दैट इज अराउंड 47.13 लाख्स, Okay. ऑलराइट। और वही सेम चीज जब आप रेगुलर में देखते हो तो आपका अमाउंट बनता है 41.22 लाख्स। इतना बड़ा डिफरेंस है, करीबन करीबन 5,91,000 का डिफरेंस है। मोटा मोटी 6 लाख। 6 लाख का डिफरेंस है। तो ये तो बात हो गई आपके एब्सोल्यूट अमाउंट में डिफरेंस की, और आपने पैसा दोनों केस में बराबर ही डाला अपनी जेब से। 14,40,000 आपने दोनों केस में ही डाले हैं, ऑलराइट। अब बात करते हैं एक्सआईआर के फॉर्म में, जिसके बेसिस पे हमको रिटर्न्स देखने चाहिए जब हम एसआईपीस करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 18.3% का हमने रिटर्न बनाया डायरेक्ट प्लान में, वर्सेस वही रिटर्न कम होकर कितना हो जाता है? 16.5% हो जाता है रेगुलर प्लान में। ओके। तो इट्स बेटर कि आप इस तरह के वीडियोस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो देखो, और खुद सीख जाओ कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने चाहिए, ताकि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सको और आपको ये जो लॉस है 6 लाख का वो आपको बेयर ना करना पड़े। तो ये केस हो गया हमारा एसआईपीस का। वैसे ही हम सेम केस लमसम का भी कर सकते हैं। लमसम के केस में सेम टाइम पे, से फॉर एग्जांपल जनवरी 2013 के आसपास हम लोग 14,40,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। सेम फंड है, ऑलराइट। रेगुलर राउट है और एक डायरेक्ट राउट है, हमने कंपैरिजन किया है। एक में हमारा पैसा बढ़ के बन जाता है 66,50,000, ऑलराइट, और दूसरे केस में हमारा पैसा बढ़ के बन जाता है 55,40,000। 10 लाख अगेन का फर्क है। 11 लाख का फर्क आ रहा है, ठीक है, जस्ट बाय सिलेक्टिंग द राउट ऑफ इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड, कि आप किस तरीके से डाल रहे हो। अगेन यहाँ पे आपका जो केगर है उसमें भी 1.8% जितने का फर्क आ रहा है, विच इज अगेन वेरी ह्यूज। अब एक पॉइंट आपको यहाँ पे नोटिस करना चाहिए कि यहाँ पे 6 लाख का ही फर्क था और यहाँ पे आपका फर्क जो आया वो 11 लाख का है। इसका रीजन ये है कि आपने 14,40,000 पहले ही दे दिए, तो 14,40,000 पे जो डिफरेंस है एक्सपेंस रेशियो में या फिर जो कमीशन है, अब वो 14,40,000 पे पहले साल दोगे, फिर नेक्स्ट ईयर जब वो और बढ़ जाएगा तो और बड़े अमाउंट पे दोगे, फिर जब Okay. तीसरे साल और बढ़ जाएगा तो और बड़े अमाउंट पे आप एक्सपेंस रेशियो देते जाओगे या फिर कमीशन देते जाओगे। इसलिए जो आप पैसा दे रहे हो या फिर आपको जो लॉस हो रहा है वो बहुत बड़ा हो रहा है। इन द केस ऑफ एसआईपी, सिंस आप खुद इन्वेस्ट ही आराम से कर रहे हो, तो आपका फंड साइज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप कमीशन भी उस हिसाब से ही दे रहे हो। तो यहाँ पे कमीशन भी आपका स्लोली कंपाउंड हुआ है एसआईपी के केस में, और यहाँ पे आपका कमीशन भी और तेज कंपाउंड कर गया। तो ये चीज़ हमको समझना बहुत ज़रूरी है। जनरली हम जब देखते हैं कि जो डायरेक्ट फंड्स में एक्सपेंस रेशियोज रहते हैं वो 0.61, 0.7 ये सारे नंबर्स के अराउंड होते हैं। हम 2013 से 2025 तक का ही डेटा आपके लिए डाला हुआ है, तो यही रेशियो हमको दिख पाता है। अभी इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव होती जा रही है तो ये नंबर थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, बट यही सेम चीज़ ऑन द कॉन्ट्रारी जब हम रेगुलर फंड्स की बात करते हैं तो इसमें आप 0.8 to 1% और ऐड कर दीजिए, उतना बड़ा नंबर चले जाता है। सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है कि आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये दोनों ही नंबर्स को बेटर समझने के लिए हमने आपके लिए अच्छे से ग्राफ्स भी बनाए हुए, जिस ग्राफ्स के थ्रू आप ये चीज़ देख सकते हैं। बिल्कुल।
तो कुणाल भैया ये बता के आपने तो मेरे बहुत सारे पैसे बचा दिए, लेकिन रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि लार्ज कैप के जो फंड मैनेजर्स है 75% अपने इंडेक्स को बीट भी नहीं कर पाते हैं। तो आपने ये जो न्यूज़ पढ़ी है वो बिल्कुल करेक्ट है कि 75% आउट परफॉर्मेंस नहीं आता है बाय एक्टिव लार्ज कैप्स। बट इसमें एक चीज़ हमने नोटिस की, जब हम ये चीज़ रिसर्च कर रहे थे अच्छे से, तो हमने एक चीज़ नोटिस की कि कंपैरिजन किससे हो रहा है। मतलब एक्टिव लार्ज कैप फंड हमने ले लिया, लेकिन उसका कंपैरिजन कौन से बेंचमार्क से हो रहा है, कौन से इंडेक्स से हो रहा है। तो जब ये डेटा हमने स्टडी किया, तो ये डेटा में हमने देखा कि ये जो कंपैरिजन है, ये केवल लार्ज कैप इंडाइसेस से नहीं हो रहा है, ये Okay. लार्ज एंड मिड कैप इंडाइसेस से हो रहा है। तो इसमें पहली 250 कंपनियां जो आ रही है उनके साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो मिड कैप्स की भी काफ़ी कंपनियां आ रही है, इसलिए आउट परफॉर्मेंस नहीं दिख पा रहा है। तो बेंचमार्क में तो मैं मिड कैप कंपनीज ले रहा हूँ काफ़ी हद तक, बट एक्टिव लार्ज कैप में तो कंपलसरी रहता है कि 65% या उससे ज़्यादा लार्ज कैप्स ही सिलेक्ट करने हैं। तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्क्यूड हो जाता है डेटा। इसलिए इसका कॉन्ट्रारी व्यू पढ़ने के लिए हमने क्या किया, हमने खुद से ही सारे फंड्स की लिस्ट बना दी और देखा कि ये चीज़ कितनी सही है। तो हमने लिस्ट में ऑब्वियसली सारे के सारे एक्टिव लार्ज कैप फंड्स लिए और देखा कि 1 ईयर बेसिस पे, 2 ईयर बेसिस पे, 5 ईयर बेसिस पे किन्होंने अपने बेंचमार्क्स को बीट किया है और कितना Okay. अल्फा जनरेट किया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको हम स्टडी करते हैं। तो ये देख पा रहे हो आप, ये सारे के सारे क्या है, मेरे Large लार्ज cap कैप funds. फंड्स है। डायरेक्ट प्लान हमने लिया है क्योंकि ऑब्वियसली अभी अभी हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट बेटर होता है, और ग्रोथ प्लान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बेंचमार्क क्या लिया है, यहाँ पे हमने बेंचमार्क लिया है निफ्टी के पहले 100 स्टॉक्स, जिसको Okay. एक्चुअल में लार्ज कैप कहा जाता है। तो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट Next 50 जो 100 स्टॉक्स होते हैं उसी को लार्ज कैप्स कहा जाता है। सेबी ने इस चीज़ का डेफिनेशन एकदम ही क्लियर कर दिया है। ऑलराइट, अब देखते हैं, देखो 1 ईयर रिटर्न इन लार्ज कैप फंड्स का कितना है वो यहाँ लिखा हुआ है। बेंचमार्क का रिटर्न कितना है, बेंचमार्क कौन सा है मेरा, निफ्टी 100। ऑलराइट, अब देखो जहाँ पे ग्रीन मार्क्ड है वहाँ पे अल्फा जनरेट हुआ है। अल्फा Okay. जनरेट हुआ है मतलब इंडेक्स से ज़्यादा। इंडेक्स से ज़्यादा परफॉर्मेंस आया है, किसका, हमारे फंड का। सो टोटल 54.84% ऐसे केसेस है जहाँ पे हम आउट परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं। तो जब हम राइट बेंचमार्क लेते हैं और राइट फंड लेते हैं तो हमको दिखता है कि आउट परफॉर्मेंस आ रहा है आज भी। इट इज़ नॉट द केस कि नहीं आ रहा है। अब इसमें एक चीज़ आ सकती है कि 1 ईयर का टाइम फ्रेम तो काफ़ी छोटा हो गया। अभी यहाँ से अगर हम 1 ईयर पहले देखें तो वहाँ पे मार्केट बढ़ा था, गिर के फिर वापस बढ़ने लग गया है, तो हो सकता है कि ये बढ़ जाए। लेकिन यही सेम चीज़ चलो हम 2 ईयर्स में देखते हैं, 5 ईयर्स में देखते हैं कि कैसा है। तो 2 ईयर्स के केस में अगेन सभी का हमने रिटर्न लिया है, वहाँ पे बेंचमार्क को मार्क किया है, और अल्फा भी हम देखें तो 73.33% ऐसे केसेस है जहाँ पे एक्टिव लार्ज कैप्स आर एबल टू बीट द रिस्पेक्टिव ये बेंचमार्क्स। तो एकदम उल्टा डेटा हो गया। एग्जैक्टली उल्टा हो गया जब हमने बेंचमार्क करेक्ट कर दिया। यहाँ पे टाइम फ्रेम हमने 2 ईयर्स लिया, एंड इसी को हम एक लंबा टाइम फ्रेम लेते हैं, 5 ईयर्स का टाइम फ्रेम लेते हैं। तो इन दैट केस हम देख पा रहे हैं कि 48% टाइम्स बीट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फिर भी 100 निफ्टी 100 के सामने आउट परफॉर्मेंस निफ्टी 100 का बेटर है, बट 48% टाइम्स अभी भी लार्ज कैप्स, एक्टिव लार्ज कैप फंड्स बीट कर पा रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है जो हमको पढ़ना चाहिए। इसलिए फंड सिलेक्शन शुड नॉट ओनली बी बेस्ड ऑन हेडलाइंस, न्यूज़ लाइन्स जो भी आ रही है। हमको ये डेटा को थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करना चाहिए कि क्या एग्जैक्ट चीज़ें हैं, खुद से थोड़ा बहुत नंबर्स डाल के देखना चाहिए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि डेटा भरपूर अवेलेबल है। आपके पास अलग अलग वेबसाइट्स है, अलग अलग ऐसे टूल्स है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो दैट फ्यू आवर्स और फ्यू मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा हार्ड वर्क विल गेट यू गुड फंड्स, वो जो अपना वीडियो बनाने का गोल भी है। सो वो चीज़ हम यहाँ पे बहुत ईजिली देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हमको आउट परफॉर्मेंस एक्टिव लार्ज कैप्स में भी मिलता है। बट कुणाल भैया इसमें अल्फा थोड़ा सा कम नहीं लग रहा? मतलब 1-2% का ही अल्फा है, मेरे को थोड़ा ज़्यादा चाहिए यार, मैं यंग हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ। अल्फा का मतलब ये होता है कि आप बेंचमार्क के ऊपर कमा रहे हो। तो बेंचमार्क अगर 15 कमा रहे हो तो आप 2 ऊपर कमा रहे हो तो 17 कमा रहे हो। फिर भी अगर आपको कम लगता है तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप एक चॉइस बन जाती है। लेकिन वहाँ पे मेरा थोड़ा-सा एक मिथ बस्टर पॉइंट है ओके। कि अगर हम एक्चुअल में सीआईआरपी का डेटा देखें जहाँ पे इंसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस होते हैं, वहाँ पे हम ये चीज़ देखें तो हमको दिखता है कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ जो यहाँ पे आती है, उनमें से 80% कंपनीज़ स्मॉल कैप, माइक्रो कैप को बिलॉन्ग करती है। तो जो लाइक्लीहुड है कि इंसॉल्वेंसी में चली जाए कंपनियाँ, स्मॉल और माइक्रो कैप की बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ एज़ हाई एज़ 80%। चलो अब आप गेस करो कि यही सेम नंबर लार्ज कैप्स के लिए कितना होगा? इसका उल्टा? 20% तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। एक और गेस लीजिए आप। मतलब 1-2% जैसे? करेक्ट, 1% से भी कम है। 1% से भी कम है। इसमें बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, कभी एस्सार स्टील, एकदम हाई प्रोफाइल कंपनी जो चली जाती है बैंकरप्ट, उनका नाम आता है, व्हिच इज़ वेरी अनलाइकली। तो डेफिनेटली रिस्क के पोटेंशियल ज़्यादा होते हैं, बट ये डाउनसाइड भी बहुत बड़ा है कि भाई बैंकरप्ट ही हो जाती है कंपनी, आपको दिखती ही नहीं है। तो आपको अगर 2008 का क्रैश पता होगा, तो जब उस क्रैश में कंपनियाँ गिरी थी, तो बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी थी जो वापस कभी उठी नहीं, आज तक भी। बिल्कुल। वो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ आपकी स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज़ ही होती है। अभी हमने एक और डेटा लिया है कैटेगरी रिटर्न्स का। हमने सारे कैटेगरीज़ लिए मेन जहाँ पे इन्वेस्टिंग होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, ओनली मिड कैप एंड स्मॉल कैप।
ऑलराइट। ओके। तो लार्ज कैप में आप देख पा रहे हो कि ये मेरा एवरेज रिटर्न है, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 10.91% है, ऑलराइट। ठीक है। लाइकवाइज फ्लेक्सी कैप में दैट स्टैंडर्ड डेविएशन है 16.38। लाइकवाइज लार्ज एंड मिड में स्टैंडर्ड डेविएशन 16.5 आ जाता है, और बढ़ के स्मॉल कैप में स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है 28.01%, विच ठीक इज़ है। द हाईएस्ट। तो आप साथ ही साथ ये रिटर्न्स भी देखो, आपको दिखेगा कि लार्ज कैप में कोई भी ऐसा ईयर नहीं निकला जहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न्स किसी भी ईयर में दिख गए, पूरी कैटेगरी में और कैटेगरी के एवरेज में। लाइकवाइज फ्लेक्सी कैप में भी सिर्फ मात्र एक साल ऐसा निकला है जहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं -5.05%, अदरवाइज मोस्टली आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं। बट जब आप स्मॉल कैप के केस में आते हो तो आपको 3 ऐसे साल दिख रहे हैं जहाँ पे आपको रिटर्न्स नेगेटिव दिख रहे हैं, और इनफैक्ट 2018 का तो एक ऐसा साल था जहाँ पे पूरे ईयर के बेसिस पे 19% नेगेटिव रिटर्न आया था। तो रिटर्न का पॉसिबिलिटी अच्छा होता है, बट ये जो रिस्क है ना वो भी स्मॉल कैप में काफ़ी हाई होता है। चलिए एक और डेटा के साथ आपका ये जो थोड़ा बेंचमार्क से अल्फा जनरेट करने का शौक है उसको टैकल करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि से फॉर एग्जांपल लास्ट 10 टू 15 ईयर्स में जो भी बुल रन्स हुई हो, ठीक है, सिंपल से एग्जांपल है, लास्ट की 8 बुल फेजेस में 5 बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस स्मॉल कैप्स ने दिया है, ठीक है। ओके। लेकिन पिछले 7 ऐसे बेयर फेजेस जो हुए उसमें सबसे अच्छा आउट परफॉर्मेंस लार्ज कैप्स का है, और बेयर फेजेस में केवल एक बार ऐसा हुआ है कि स्मॉल कैप्स ने अच्छा परफॉर्म किया है विज़िवी मिड एंड लार्ज। अदरवाइज बुल फेजेस ही ऐसे फेजेस होते हैं जब स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं, बेयर फेजेस में स्मॉल कैप्स बहुत स्ट्रांगली पिट जाते हैं। तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि बुल फेज हमेशा ही नहीं चलता रहेगा। जब बेयर फेजेस आएंगे तो यू नीड दोज लार्ज कैप्स, गुड लार्ज कैप्स टू यू नो cater टू योर एंटायर रिस्क। लाइकवाइज अगर आप यही सेम चीज़ मिड और स्मॉल का कंपैरिजन इंडिविजुअली भी करो तो मिड और स्मॉल के रिटर्न्स में आपको इतना डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट स्मॉल में आपको रिस्क बहुत ज़्यादा दिखेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, 8% से ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके स्मॉल कैप में, बट रिटर्न का एवरेज आप देखो तो आपको इतना ज़्यादा रिटर्न का एवरेज का डिफरेंस नहीं दिखेगा बिटवीन मिड एंड स्मॉल कैप्स। तो अगर आपको थोड़ा रिस्क की और लेना है तो स्मॉल कैप में आपका एलोकेशन से फॉर एग्जांपल 100 रुपये इक्विटी में जा रहा है तो 20% हो सकता है, और मिड कैप में 30-40 हो सकता है। सो दैट कुड बी अ बेटर अप्रोच टू लुक अप एट थिंग्स। लाइकवाइज ये चार्ट देखो आप, इसमें तीनों इंडाइसेस है, लार्ज Okay. कैप का भी एक इंडेक्स है, स्मॉल कैप 250 भी है, मिड कैप 150 भी है। तो आप देखिए जब बुल फेज आता है तो बुल फेज में स्मॉल कैप कितनी तेजी से बढ़ जाता है, जो पिंक लाइन देख रहा है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ऑलराइट। बिल्कुल। साथ ही साथ मिड कैप भी तेजी से बढ़ रहा है, ऑलराइट। यहाँ पे नीचे लार्ज कैप इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, बट जैसे ही करेक्शन आता है, जैसे आप 2024 का करेक्शन देखिए जो लास्ट सितंबर अक्टूबर से आना स्टार्ट हुआ है, तो कितना बड़ा करेक्शन आया है इन लार्ज एंड मिड कैप्स, बट स्मॉल कैप्स में इतना बड़ा करेक्शन नहीं आया। इनफैक्ट लार्ज कैप्स अपने ऑल टाइम हाई के पास ज़्यादा जल्दी पहुंच चुके हैं। सो ये चीज़ें हमको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाउन टर्न्स में कैसे हमारे सेगमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, लार्ज मिड एंड स्मॉल। तो एक अच्छा ब्लेंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरलैप ना करो, बट तीनों कैटेगरी के कुछ कुछ फंड्स आपके पास होने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि स्मॉल कैप से बेटर मिड कैप है, कि वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है और रिटर्न्स में भी ज़्यादा हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अब ये तो 4 फैक्टर्स हो गए जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे एंड मैंने आज तक नहीं सुना था इनके बारे में। तो अब लास्ट वाले फैक्टर की तरफ चलते हैं, वो क्या है? तो लास्ट फैक्टर आई थिंक किसी ने कभी डिस्कस ही नहीं किया होगा, इट इज़ द टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो क्या है? बेसिकली आप जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, से फॉर एग्जांपल आप 20 स्टॉक लेते हो, तो जनवरी 2025 में आपके पास आज जो 20 स्टॉक्स है, दिसंबर 2025 तक क्या आप वही 20 स्टॉक के साथ स्टिक कर रहे हो या आपने पूरा पोर्टफोलियो ही चर्न कर लिया है? ओके। वो चीज़ समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी कंसिस्टेंसी बताता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड जो बनते हैं वो लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से बनते हैं। तो अगर वो लोग जैन में सोच रहे हैं कि हाँ मैं ये 20 स्टॉक्स पे बुलिश हूँ, तो दिसंबर 2025 तक भी काफ़ी स्टॉक्स में उनको बुलिश वो होने चाहिए, तभी उनका सिलेक्शन हम मानेंगे कि जनवरी में करेक्ट हुआ होगा। ओके। तो ये हमको समझना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड कैसे चर्न कर रहा है, क्या कितने स्टॉक्स निकाल रहा है, कितने वापस डाल रहा है। तो टर्नओवर रेशियो एग्जैक्टली वही है कि जितना बड़ा टर्नओवर रेशियो उतना ज़्यादा चर्न हो रहा है, उतने ओके। स्टॉक्स वो पूरे के पूरे ऑल्टर कर दे रहा है। तो अगेन पूरे फ्लेक्सी कैप फंड्स की लिस्ट बनाई है हमने, तो इसमें तो कम बेस्ट वाला होगा? कम बेस्ट वाला होगा ऑब्वियसली। तो हमने पूरे फ्लेक्सी कैप फंड की लिस्ट बनाई है। आप देख पा रहे हो कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने बहुत नाम अपना गेन किया था, लेकिन साथ ही साथ उसका टर्नओवर रेशियो भी 364 है। बट ऑन दी अदर हैंड पराग पारेख का टर्नओवर रेशियो केवल 16.2 है। पराग पारेख कोई स्टॉक सेलेक्ट कर रहा है अपने फंड में, तो वेरी लाइकली वुड है कि उसने जो रिसर्च की है उसके पीछे वो बहुत ही एक्सटेंसिव है, और अब उसको अपना ओपिनियन बदलने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं आएगी। देखो 15-16% का टर्नओवर रेशियो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जियोपॉलिटिकली कुछ हो जाता है, कभी गवर्नमेंट के कोई नॉर्म्स आ जाते हैं, तो स्टॉक्स के परफॉर्मेंस जो एक्सपेक्टेड है वो डिफर कर सकते हैं। लेकिन 200-300 का टर्नओवर होना वो बहुत ही बड़ा नंबर है। तो
यहाँ पे एक ये चीज़ भी हमको देखनी है कि रिटर्न के साथ-साथ हम टर्नओवर भी देखें कि ये मेरे को इतना रिटर्न तो दे रहा है 40% का, बट कितना टर्नओवर के साथ दे रहा है। बहुत टर्नओवर के साथ दे रहा है तो वो मेरे लिए ट्रेडिंग ही कर रहा है, वो मेरे लिए इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा है और मैं यहाँ पे जो मोटिव के लिए आया हूँ, वो मेरा मोटिव है इन्वेस्टिंग एंड इट इज़ नॉट ट्रेडिंग पर से। तो ये एक रेशियो आप अपने टोटल आर्मरी में ऐड कर दो और इसके साथ-साथ आप चीज़ें समझो। लेकिन कुणाल भैया हमेशा ज़्यादा चर्न रेशियो खराब थोड़ी ना होता है, क्योंकि क्वांट ने बहुत अच्छे रिटर्न्स भी डिलीवर किए हैं। करेक्ट तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है वो ज़्यादा चर्न कर रहा है तो। करेक्ट तो पॉइंट बहुत वैलिड है, इसलिए वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पे हम जाएँगे, थोड़ा चीज़ें समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। रिस्क रेशियोज़ करके एक पैरामीटर होता है जो क्या करता है रिटर्न और रिस्क को साथ में कंपेयर कर लेता है। ऑलराइट, तो पराग पारे को क्वांट फ्लेक्सी का आपको सामने-सामने रखा है, वही 2 फंड जो अभी अभी हमने सेलेक्ट किए थे। आप करेक्ट। देखो शार्प रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो रिटर्न और रिस्क को कंपेयर करता है। हुँ। तो वो न्यूमरेटर में रिटर्न लेता है, डिनोमिनेटर में रिस्क लेता है। अगेन जितना रिटर्न बढ़ेगा उतना ही रेशियो बढ़ेगा, जितना रिस्क कम होगा उतना ही रेशियो बढ़ेगा। तो आप हमेशा चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो और कम-कम रिस्क हो, तो ये रेशियो जितना बड़ा उतना बेटर। अब आप देखो टर्नओवर रेशियो सिंस बहुत ज़्यादा था क्वांट में, रिस्क वाला एलिमेंट भी ऑटोमैटिकली बढ़ गया था। तो 1.08 का उसका शार्प रेशियो आ रहा है, बट पराग पारेख में वो रेशियो 1.89 का आपको मिल रहा है। सो फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क दैट यू आर टेकिंग आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न पराग पारेख में मिल पा रहा है। वी आर नॉट स्पॉन्सर्ड बाय पराग पारेख कि हमने 2-3 बार उसका नाम डिस्कस कर लिया, बट दैट्स द केस कि हम जो भी कंपैरिजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो रिस्क और रिटर्न को साथ में ध्यान में देते हुए कर रहे हैं। केवल रिटर्न के पीछे भागोगे तो वो तो अपन ने देख लिया फर्स्ट मिथ में कि जो 3 साल परफ़ॉर्म करते हैं, वो अगले 3 में नहीं करते हैं। तो वो तो मेरे हिसाब से 4th या 5th क्राइटेरिया होनी चाहिए आपकी। आपकी पहली 3-4 क्राइटेरिया तो कोई और ही होनी चाहिए। तो ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को कैसे वर्कआउट करते हैं। बट जैसे आज पराग पर एक लीडिंग म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप में, तो ज़रूरी नहीं है वो आने वाले सालों में भी रहेगा। करेक्ट, इसलिए सिर्फ रिटर्न्स मत देखो उस केस में भी। अगर आपको बाकी के फैक्टर्स भी इनफैक्ट एक फैक्टर जो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि तो कुणाल भैया रुको, ये फैक्टर्स अभी डिस्कस नहीं करते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट कमेंट कर दो फैक्टर्स, तो हम ऐसे और यूनिक फैक्टर्स आप सभी के लिए लेके आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पर हम ऐसे म्यूचुअल फंड के फैक्टर्स या पॉइंटर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कोई भी डिस्कस नहीं करता, और इससे आप अपना एक बेहतर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर पाएंगे और अपना हार्ड एंड मनी निवेश कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आपको पसंद आया तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो फटाफट जाकर ये वीडियो भी देखो और इससे कुछ एक और इन्फॉर्मेटिव चीज सीखो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।